क्लास 9th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें मोशन चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है वो हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले जो है वो थ्योरी क्वेश्चंस जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो कर रखे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। ठीक है, मतलब क्या है कहने का कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसने कुछ सर्टेन डिस्टेंस जो है वो मूव किया। मान लीजिए पहले ये इस पॉइंट पे था और मूव करने के बाद ये इस पॉइंट पे जो है वो आ गया। क्या इसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? हाँ। कारण क्या है इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट होने का? मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा और मूव करते 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 दोबारा इसी पॉइंट पे फिर से रीच कर गया। मतलब जो उसका इनिशियल पॉइंट है और जो वो फाइनली पॉइंट पे जिस पे रीच कर रहा है, वो अगर पॉइंट्स दोनों सेम है तो हम लोगों के पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो के बराबर जो है वो हो जाएगी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखो यूजुअली तो हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को जो है वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो जीरो हो सकता है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस कैन बी सेम। तो ये लाइन एकदम सही है कि ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस जो है वो मूव किया, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर वो ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट बिल्कुल सेम आ गया एक सर्टेन डिस्टेंस मूव करने के बाद, तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास जीरो हो सकती है। अब इसको आपको पेपर में कैसे आंसर करना है? ऑब्जेक्ट की जीरो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो सकती है, कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगा, लेकिन अगर वो कम बैक हो जाए उसका इनिशियल पोजीशन पे तो ऐसा एकदम पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी लड़के ने जो है वो घर से मार्केट तक गया और फिर दोबारा से घर पे आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है क्योंकि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन बिल्कुल सेम जो है वो हमारे पास होने वाली है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी लाइन सही है? डिस्प्लेसमेंट इट के बारे में लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी जीरो, बिल्कुल गलत है यार। जीरो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। कैसे जो है वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? तो सबसे पहले आप देख लो, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बिल्कुल जो पहले वाली है। कारण क्या है कि ऑब्जेक्ट ने अगर इस पॉइंट से स्टार्ट किया और ऑब्जेक्ट दोबारा से सेम इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो बिल्कुल सेम हो जाए किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास क्या हो जाएगी? जीरो के बराबर जो है वो हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। उसके बाद इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। कारण क्या है हम लोगों के पास? इस चीज को अंडरस्टैंड करो। मान लो ये आपके पास एक इनिशियल पोजीशन है और ये हम लोगों के पास एक फाइनल पोजीशन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात होती है ना, हम लोग क्या करते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, इसके और इसके आई और एफ के, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग हमेशा जो है वो डिस्प्लेसमेंट मान के चलते हैं। अगर ये जो है वो हम लोगों के पास ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, तो ग्रीन लाइन पे अगर कोई मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो ग्रीन से पाथ रिप्रेजेंट कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा देखो, डिस्प्लेसमेंट का नाम ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। हाउ इट कैन बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस? डिस्टेंस से बड़ी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहती है। ये चीज आपको जो है वो अंडरस्टैंड करनी है। तो इन दोनों के अंदर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी हम लोगों के पास फॉल्स है और ये स्टेटमेंट भी हम लोगों के पास जो है वो फॉल्स है। अब इसको आपको पेपर में कैसे लिखना है? स्टेटमेंट ए फॉल्स है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट की जीरो हो सकती है। आप साथ में लिख देना कि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस जो है वो बिल्कुल सेम हो सकती हैं। स्टेटमेंट बी भी जीरो है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट इन टेक्स्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में जो है वो हम लोगों के पास क्या डिस्टिंग्विश करना है? डिफरेंस जो है वो क्या है? सबसे पहले आप स्पीड को अंडरस्टैंड करो। तो अगर मैं आपके सामने स्पीड की बात करूं, स्पीड हमेशा जो है वो किसके बराबर होती है? कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसी ऑब्जेक्ट ने
डिवाइडेड बाय कितना टाइम उसको उस पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने में लग रहा है। तो इन दोनों के रेशियो को जो है वो हम लोग स्पीड बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा जी अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हम लोगों के पास क्या होती है, कितनी किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है और डिवाइडेड बाय कितना उस डिस्प्लेसमेंट करने में टाइम हम लोगों को जो है वो लग रहा है, उसको हम लोग वेलोसिटी जो है वो बोल देते हैं। अब देखो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये सिर्फ एक नंबर है, डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बट ऑब्वियसली स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी ही हम लोगों के पास होने वाली है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो, उसके बाद स्पीड जो है वो हम लोगों के पास स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो यहां पे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि वेलोसिटी में कितना डिस्टेंस हम लोग मूव कर रहे हैं, एक तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो इसलिए डायरेक्शन भी साथ में मैटर करती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोल देते हैं, वेक्टर्स जो है वो बोल देते हैं। और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सबको जो है वो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा जो है वो पॉजिटिव होती है या जीरो होती है, ठीक है। नेगेटिव डिस्टेंस जो है वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ बाय द बॉडी जो कवर करी जा रही है, उसको हम लोग डिस्टेंस जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। तो नेवर भी जीरो, अगर कोई मूविंग बॉडी है तो जीरो नहीं हो सकता, अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही तो डिस्टेंस उसका जीरो हो सकता है। नेगेटिव में डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब स्पीड जो है वो हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। नेगेटिव स्पीड की कोई सेंस नहीं बनती है। ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर समझना है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होता, ठीक है। जबकि इसका अगर हम लोग उल्टा चलें तो इवन चलते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। कारण क्या है कि अगर मैं मान लो एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं और उसी पॉइंट पे आके दोबारा मैं रुक गया, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट चल रहा था, लेकिन अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो हम लोगों के पास उसकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इवन मूविंग ऑब्जेक्ट की भी जो है वो जीरो के बराबर हो सकती है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, ये बिल्कुल सही है। अब देखो वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन मैटर करती है। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, अगर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान के चल रहा हूं। तो इसमें डायरेक्शंस जो है वो मैटर करती हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन भी होगी और नेगेटिव, अगर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन भी हम लोगों के पास जो है वो होगी। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपको ध्यान देनी है। तो ये पर्टिकुलर डिफरेंस था स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, मैं ज्यूम कर रहा हूं, आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड जो है वो सेम बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं अपने पास एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोगों के पास क्या होती है, किसके बराबर रहती है, टोटल, हमारे पास क्या हम लोग मैटर करता है यहां पे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो है वो कितना लग रहा है किसी बॉडी को, तो उससे हम लोग जो है वो एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होती है हम लोगों के पास, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय बॉडी को टोटल टाइम जो है वो हमारे पास कितना लग रहा है। अब ऑब्वियसली सोचो जरा कि अगर ये दोनों वैल्यूज हम लोगों के पास सेम है तो आप देखो यहां पे टोटल टाइम है तो सेम ये दोनों तभी हो सकती हैं जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो टोटल ट्रैवल किया है वो हम लोगों के पास इक्वल हो, ठीक है ना। क्योंकि ये इसके बराबर तभी होगा जब न्यूमरेटर इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस जो है ये वैल्यूज बराबर होंगी। एक कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में बिठाना है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू बराबर तभी हो सकती है जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो मूव कर रही है, वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करके नहीं आ रही किसी भी फॉर्म में, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जैसे मान लो ये बॉडी है ए से बी, ठीक है ना। इस केस में अगर आप देखो तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, जितनी ए बी की लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जितनी ए बी की लेंथ है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी इक्वल है जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर रही है। तो अगर हम लोग देखें कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर है, इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस भी हम लोगों के पास क्या होना चाहिए,
बराबर होना चाहिए। अब ये टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस बराबर तभी होता है जब हम लोगों के पास बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में सर्टेन डायरेक्शन के अंदर ही जो है वो मूव कर रही है, किसी भी फॉर्म में अपने पाथ को रिट्रेस नहीं कर रही। उस पर्टिकुलर केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, और उसी केस में जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है वही हम लोगों के पास एवरेज स्पीड की वैल्यू जो है वो होने वाली है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये क्वेश्चन क्लियर है, लेकिन पेपर में आपको जो है वो कैसे लिखना है यहां पे हमने मेंशन कर दिया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड जो है वो हम लोगों के पास बराबर होने वाला है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जो है बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो ऑडोमीटर जो है वो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स के अंदर लगा होता है। तो ये ना एक मीटर रहता है, आपने सबने देखा होगा एक्टिवा में, गाड़ी में जो लगा होता है कि कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी ने जो है वो ट्रैवल कर लिया है। उस पर्टिकुलर चीज को मेजर करने का काम जो है वो हमारे पास, डिस्टेंस को मेजर करने का काम जो है वो हमारे पास ऑडोमीटर का रहता है। और याद रखना ये डिस्टेंस को मेजर करता है, डिस्प्लेसमेंट को मेजर नहीं करता। कहीं आप ये सोचो कि मैं स्कूल के लिए एक्टिवा से जो है वो निकला हूं, स्कूल मेरा 2 किलोमीटर था और घर वापस आया हूं तो ऑडोमीटर की रीडिंग जो है वो 0 हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, आपने जितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया, टायर गाड़ी का जो है वो जितना ज्यादा घूमा है उस हिसाब से जो है वो रीडिंग को शो करता है और हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल को जो है वो बताता है। कई बार बच्चे इसको स्पीडोमीटर से जो है वो कंफ्यूज कर लेते हैं। स्पीडोमीटर तो स्पीड की सुई रहती है, वो एक अलग चीज है, वो स्पीड गाड़ी की कितनी है उसको मेजर करने का काम जो है वो करता है। लेकिन ऑडोमीटर बेसिकली डिस्टेंस को जो है वो हम लोगों के पास बताता है। तो इसको जो है वो आपको कैसे आंसर करना है एक बार देख लीजिए कि ऑडोमीटर एक ऑटोमोबाइल मेजर करने में डिस्टेंस ट्रैवल कितना इसने जो है वो ट्रैवल किया उसको मेजर करने का काम जो है वो हमारे पास कर रहा है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह का लगता है जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो है वो होती है। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए ना आपको बेसिकली ये जानना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म मोशन हम लोग किसको जो है वो बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के ना 2 कॉन्स्टेंट्स हैं। यूनिफॉर्म मोशन में आपने डेफिनेशन लर्न करी होगी, एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। When a body moves equal distance in equal intervals of time उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन जो है वो बोल देते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन अगर देखा जाए ना ध्यान से थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। तो इसमें 2 कॉन्स्टेंट्स हैं। पहला कॉन्स्टेंट क्या है यूनिफॉर्म मोशन का कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बॉडी मूव करे। दूसरा इसका क्या कांस्टेंट है कि बॉडी हमेशा यूनिफॉर्म मोशन है ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करे, उसकी डायरेक्शन के अंदर जो है वो कोई भी चेंज ना हो, नो डायरेक्शन चेंज जो है वो हम लोगों के पास हो। तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन जो है वो बोल देते हैं। अब इसने बोला कि अगर कोई पाथ यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो वो कैसा होगा, बट ऑब्वियसली कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो भी यूनिफॉर्म मोशन वाला पाथ है वो हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही जो है वो होने वाला है। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है वो आपको इसमें ध्यान देनी है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज कर देते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ये भी तो यूनिफॉर्म मोशन है, सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव कर रही है ना। यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट है कि वो बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक अलग चीज है कि यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन जो है वो हो रहा है, दैट इज नॉट फॉल अंडर जो है यूनिफॉर्म मोशन वाली कैटेगरी में फॉल नहीं करता। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन or there is no change in the direction, no change in the speed, the path retraced by the object is always a straight line जो है वो हमारे पास होने वाला है। मैं assume करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखा है, when will you say that object is in uniform acceleration and non-uniform acceleration। देखो बेटा सिंपल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोगों के पास क्या होता है जब हमारे पास जो चेंज हो रहा है किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर, वो सेम है हमेशा इन टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी सेम है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। मतलब क्या कहने का, जैसे मान लो इसको मैं ना आपको फील करवाता हूं। जैसे मान लो आपने अभी स्टार्ट किया, हर 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। क्या बोला, रिपीट ध्यान से सुनना, हर 1 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। जैसे आपने 0 से स्टार्ट किया, 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड, फिर उसके बाद 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड,
फिर 3 सेकंड्स पे वेलोसिटी कितनी होगी 3 मीटर पर सेकंड, फिर 4 सेकंड्स पे वेलोसिटी कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड। आप ये देखो हर सेकंड पे बॉडी की वेलोसिटी सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड ही बढ़ रही है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होता ही क्या है, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है पर यूनिट टाइम। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो सेम तरीके से बढ़ रही हो, बिल्कुल इक्वली चेंज हो रही हो पर यूनिट टाइम में, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, सॉरी उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, जैसे पहले सेकंड में बॉडी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, फिर तीसरे सेकंड में बॉडी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, फिर फोर्थ सेकंड में बॉडी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। तो यहां पे वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रही। वेलोसिटी क्या हो रहा है हमारे पास, वेलोसिटी पहले 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, फिर उसके बाद वेलोसिटी ने अगले सेकंड में एकदम जंप ले लिया 3 मीटर पर सेकंड का, फिर आगे जंप ले लिया 5 मीटर पर सेकंड का। जंप हमेशा बराबर होना चाहिए अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी में चेंज जो है वो बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलेगा, तो इसलिए उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो हम लोग बोल देते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, जब चेंज इन वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू बिल्कुल इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, जब वेलोसिटी अनइक्वली चेंज हो रही है, मतलब पहले ज्यादा हो रही है फिर एकदम से कम होगी, फिर वेलोसिटी एकदम से बहुत ज्यादा राइज करगी, फिर एकदम से बहुत कम राइज कर रही है, तो ये हमारे पास जो है वो एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करने वाला। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं, तो इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बहुत सिंपल है ये जो हम लोगों के पास है। देखो मैंने ना इस चैप्टर का पूरा एक वन शॉट जो है वो करा हुआ, जिसमें सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स विद ग्राफ सब कुछ जो है वो डिटेल में जो है वो हमने कर रखा है। एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th के वन शॉट्स की। तो सबसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी हम कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस लगाने बैठे ना, तो हमारा थ्योरी सारा अच्छे से जो है वो कवर अप हो, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। इस जगह पे मैंने डिस्टेंस प्लॉट किया और यहां पे जो है वो मैं टाइम प्लॉट कर रहा हूं। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो ये जो ग्राफ है ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला, ये हम लोगों के पास जो है वो एक यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ जो है वो होता है। जब ऑब्जेक्ट एकदम कांस्टेंट स्लोप है, बिल्कुल एकदम बराबर सीधी लाइन है, ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ जो है वो हो गया। अब इसी के ऊपर मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ भी जो है वो यहाँ पे भेज देता हूं। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ हो गया जहां पे स्लोप जो है वो अलग अलग हो रही है, ठीक है। तो जब भी स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाए हमारे पास, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ जो है वो बन जाता है। इस केस में जो है यहां पे मेंशन कर देता हूं, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर जो है वो नहीं कर रहा, इसीलिए ये लाइन जो है एकदम टेढ़ी बनी हुई है। तो जब भी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ की लाइन एकदम सीधी नजर आए तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो ढलान है वो आपकी स्पीड को बता रही है, ठीक है, समझना ध्यान से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो ढलान है, मतलब ये जो ढलान है ये स्पीड को बता रही है। अगर ढलान बदलती रहे तो स्पीड बदल रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर ढलान सेम रहे तो स्पीड सेम है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करने वाला है, ठीक है। अब इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे आंसर करना है ये मैं बता देता हूं। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसकी स्लोप एकदम कॉन्स्टेंट है, आप पेपर में ऐसे बना सकते हैं इसको। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। तो इस तरीके का जो है वो होने वाला है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये साथ में जो है वो पेपर में बना देना आप, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा इस ग्राफ को ऐसे यहां तक जो है वो पेपर के अंदर बना देना, ठीक है। वो थोड़ा सा अंदर को चला गया था इसलिए मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, इसको जो है वो अच्छे से समझ लेते हैं। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन whose डिस्टेंस टाइम कर्व के अंदर लाइन पैरेलल है। अब खुद सोचो यार, इसका मान लो ये 5 डिस्टेंस है, 5 मीटर पे खड़ी है कोई बॉडी, मान लो ये 0 डिस्टेंस था ये वाला, ठीक है, और ये मैं खड़ा हूं 5 मीटर पे यहाँ पे, ठीक है। मैं पहले सेकंड में, आपने 0 सेकंड पे देखना शुरू किया, मेरा डिस्टेंस कहाँ है 5। अगर मैंने 1 सेकंड पे देखा तो मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं यहीं खड़ा हूं 5।
2 सेकंड पे देखा मैं कहां खड़ा हूं, 5 ही डिस्टेंस पे हूं। 3 सेकंड पे देखा तो मैं कहां खड़ा हूं, 5 ही डिस्टेंस पे हूं। तो जब भी कोई इस तरह से स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनती है ना, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेस्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसकी कोई ढलान नहीं है, इसकी ढलान 0 है। देखो ढलान होती है ऐसे, अब डिस्टेंस टाइम कर्व की जो ढलान है वो स्पीड को बता रही है, ठीक है। अब ये ढलान ही नहीं है, ढलान एकदम 0 है, तो इसका मतलब स्पीड उस बॉडी की हमारे पास क्या होने वाली है, 0 के बराबर जो है वो होने वाली है। तो ये एक रेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला सिस्टम जो है वो हम लोगों के पास है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट मींस दैट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास किस मोशन के अंदर है, मतलब क्या क्या जो है ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो वो एक रेस्ट वाली पोजीशन को जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। अब यहां पे देखो, what can you say about the motion of an object if its speed time graph is parallel to time axis? अब यहां पे देखो स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। मान लो इस पॉइंट पे जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है ये थोड़ा सा अलग है डिस्टेंस टाइम से। अब यहां पे आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, 0 सेकंड पे स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड पे स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे बॉडी कितने पे चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड पे। 3 पे कितने पे चल रही है, 5। 4 पे कितने पे चल रही है, 5। तो टाइम के साथ साथ स्पीड की वैल्यू चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रही, टाइम के साथ साथ स्पीड की वैल्यू क्या है हमारे पास, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक हमारे पास कौन से वाला मोशन हो गया, ये एक हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म मोशन वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करने वाला है। यूनिफॉर्म मोशन इसको हमने क्यों बोला, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या इसको बोल लो हमारे पास एक कांस्टेंट जो स्पीड है उस पर्टिकुलर चीज को ये रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब स्पीड इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम, ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म मोशन जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोलता है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व, ठीक है। इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लेना ध्यान से जरा। मान लो इधर हमारे पास वेलोसिटी है, इधर हमारे पास जो है वो टाइम है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो भी एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व होता है वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट को जो है वो एरिया हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपको याद रखना कि वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर जो कर्व का एरिया, ये हमारे पास मान लो कर्व बन रहा है, इस कर्व का टाइम एक्सिस के साथ जो ये वाला रीजन वाला एरिया बन रहा है, ये बेसिकली अपने को क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को जो है वो बताता है। ये आपको जो है वो इसके आंसर के तौर पे जो है वो लिखना है। क्या लिखना है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो देगा। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। बाकी इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करना है कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, तो हमारा वन शॉट जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे जो है वो आपको चीजें बेटर क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बैक एक्सरसाइज का ये क्या बोल रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। तो पहला पॉइंट हम लोगों के पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। मतलब आपको कोई ऐसा रियल टाइम सिनेरियो देना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो मूव कर रहा हो, लेकिन उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या हो, 0 के बराबर जो है वो हो। इसको ना आप ऐसे समझो, सिंपली मान लो ये पेन है, इसको मैं ऊपर उछाल दूं ऐसे, ठीक है। तो आपने देखा इसका मोशन, ये गया 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 गया, यहां पे आके रुक गया, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर हम लोग ऊपर उछालेंगे तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगी। अब कॉमन सेंस है, इसका रुकने का क्या कारण है, क्योंकि अर्थ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ जो है वो खींच रही है। तो अर्थ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो है वो इसको नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है। अर्थ की एक्सेलरेशन आप याद रखो हमेशा और हमेशा किसके बराबर होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर जो है वो अर्थ की एक्सेलरेशन हम लोगों के पास जो है वो रहती है। तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ नीचे की तरफ जो है वो खींच रही है। अब इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जब इसको मैंने ऊपर उछाल दिया, इस पर्टिकुलर मूवमेंट की बात करो जब ये टॉप पॉइंट पे जाके जो है वो रुक गया,
तो एक्सेलरेशन तो नीचे लग रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी है हम लोगों के पास? इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है। उसके बाद क्या होगा? ये मोशन जो है वो रिवर्स करेगा और नीचे की साइड पे जो है वो फॉल करना शुरू करेगा। देखो फिर दोबारा से अंडरस्टैंड करो, ऑब्जेक्ट उछला उछला उछला, रुक गया रुक गया रुक गया, यहां पे आकर रुक गया। अब यहां पे रुक गया तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ लगी रही है, तो एक्सेलरेट तो नीचे की तरफ ये करेगा ही, ठीक है, क्योंकि फोर्स लगा रही है अर्थ। अब अर्थ फोर्स लगाना तो बंद करेगी नहीं, अगर फोर्स लग रहा है तो हमेशा एक्सेलरेशन जो है वो होगी ही होगी। तो इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड करो कि कभी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर होती है, क्योंकि ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है अर्थ की 9.8, और उस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 0 के बराबर जो है वो हो जाती है। उसके बाद ये क्या बोलता है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो क्या है? ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। तो आपको कोई ऐसा सिनेरियो बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और उसकी एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर हो। जैसे मान लो मोशन ऑब्जेक्ट का जो है वो हम लोगों के पास किधर को है? इधर को है, लेकिन उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में जो है वो लग रही है। सिंपल है। एक तो आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो कोई एरोप्लेन जो है वो यहाँ पे फ्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास किधर को है? इधर को है, लेकिन अर्थ एरोप्लेन के ऊपर जो एक्सेलरेशन लगा रही है वो किस डायरेक्शन में लगा रही है? नीचे की तरफ लगा रही है। तो इन दोनों के बीच में एंगल किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये अर्थ की एक्सेलरेशन तो हम मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर ही रहने वाली है। तो ये एक ऐसा रियल टाइम सिनेरियो हो गया जब बॉडी का मोशन इधर है और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो लग रही है। एक और सिनेरियो है हमारे पास जो आप कर सकते हो, मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इधर को है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ जो है वो लगेगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी आपस में क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर जो है वो रहते हैं। ये चीज आपको जो है वो अंडरस्टैंड करनी है। तो दो सिनेरियोज हो गए, एक में ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है और फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो इधर लग रही है, एरोप्लेन मान लो चल रहा है। दूसरा, सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी एक सर्टेन मूवमेंट पे जो है वो इस डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा सेंट्रीपिटल है, मतलब सेंटर की तरफ ही लगेगी। सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन लगेगी और वेलोसिटी के अंदर जो है वो एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहां से जो है वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में जो है वो परपेंडिकुलर हम लोगों के पास होने वाले हैं, ठीक है। अब इसको जो है वो आप यहां से आंसर कर देख लो किस तरह से जो है वो अपने को लिखना है। एरोप्लेन फ्लाइज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो जिस तरफ से ये मोशन जो है वो हम लोग कर सकते हैं, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के तौर पे भी जो है वो इसको आंसर कर सकते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सारा का सारा थ्योरी क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी के आपको क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।